Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss the part 2 of our question paper, KVS PGT English question paper 2011. So हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था एंड हमारे पास रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस थे जो कि ग्रामर पर बेस्ड हैं। इन्हें हम लोग अब आगे सॉल्व करना है। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपना पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द पेपर सॉल्विंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हम लोग यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास में, द फोर डिमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड। तो डिमोन्स्ट्रेटिव हम लोगों ने एडजेक्टिव्स भी पढ़े हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव हम लोगों ने प्रोनाउंस भी पढ़े हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव में आपका क्या इंक्लूड होता है? दिस, दीज, दैट, दोज। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डियर जो है ये पॉजेसिव केस में आ जाता है, तो यहाँ से डियर हट जाएगा, यहाँ से डियर हट जाएगा और यहाँ पर भी डियर आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है। डू यू ईट मच फ्रूट? द अंडरलाइन वर्ड इन अबव सेंटेंस इज। तो अब ये जो फ्रूट है ये क्या है यहाँ पर? ये काउंटेबल नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये अनकाउंटेबल है या कलेक्टिव है? तो सिंपली हम कह सकते हैं फ्रूट्स में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे पपाया, गुआवा। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं वो आपके होते हैं। तो फ्रूट जो है वो आपका कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2011 में केवीएस पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है वो कितना सिंपल आया था। मतलब अगर आप लोगों की ग्रामर के साथ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप लोग जो है बहुत आराम से सिलेक्ट यहाँ पर हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। एब्स्ट्रक्ट नाउन्स आर मेनली काउंट अनकाउंटेबल नाउन। तो एब्स्ट्रक्ट नाउन जो है हम लोग देखते हैं, सिंपली अगर हम देखें हमारे कौन से होते हैं एब्स्ट्रक्ट नाउन, जो कि फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिनको हम, जो कि आपके एग्जिस्ट फिजिकली नहीं होते हैं, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडनेस, बैडनेस, फास्टली, स्लोली, ये सब क्या है? आपके एब्स्ट्रक्ट नाउन्स है। ठीक है, तो ये मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, गुडनेस बैडनेस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल नाउन्स। तो कॉन्क्रीट नाउन्स कैसे होते हैं आपके? मेनली जैसे वुड हो गया, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो क्या उनको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं? वुड को आप काउंट कर सकते हो? मतलब एक सोफा जो आपका बनाया हुआ है वो वुड से, वो आप लोग क्या काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वुड भी कैसी है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। तो जनरली हमारा आंसर यही होना चाहिए, बट हम लोग आंसर लगाने से पहले अपने अदर ऑप्शंस भी देखेंगे। एब्स्ट्रक्ट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल नाउन्स। तो एब्स्ट्रक्ट नाउन्स हम लोग, अब यहाँ पर देखो आप लोग, कॉन्ट्रडिक्शन एक आपको दिख रहा होगा, एब्स्ट्रक्ट नाउन्स आर मेनली अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर इन्होंने दे दिया एब्स्ट्रक्ट नाउन आर मेनली काउंटेबल नाउन्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, या तो एक सही होगा या एक गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो आंसर है ये हम लोगों को ज्यादा सही लग रहा है। अ कॉमन नाउन रिफर्स टू अ क्लास, ये बिल्कुल सही है। बट ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये गलत है। ठीक है, टोटली रॉन्ग है ये। एब्स्ट्रक्ट नाउन्स आर मेनली काउंटेबल नाउन्स नहीं होते। गुडनेस बैडनेस को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ है। इफ दे वेयर हेयर दे वुड टेल यू। मतलब अगर वो यहाँ होते तो वो आपको बताते। वेयर दे हेयर दे वुड टेल यू। अब ये क्या हो गया? थोड़ा सा इंटरोगेटिव में हो गया है। अब यहाँ पर ये जो अबव टू सेंटेंस है, ये आप लोग को बताना है कि ये अबव टू सेंटेंस क्या कर रहे हैं। क्या वो सेम मीनिंग दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं? हो सकता है। द सेम मीनिंग द सेकेंड वन इज मोर लाइकली इन राइटिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, द सेम मीनिंग द सेकेंड इज वन मोर लाइकली इन स्पीच,
ऐसा भी नहीं है। हम लोग जनरली जो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग का दिया हुआ है उसी वे में बात करते हैं कि अगर वो यहाँ होते तो वो आपको बताते। इफ दे वेयर हेयर दे वुड टेल यू, वेयर दे हेयर दे वुड टेल यू, हम लोग जनरली ऐसा यूज नहीं करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ टोटली भूल जाइए, सेम मीनिंग वो दे नहीं रहे, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन हम लोग का राइट होगा इसमें? हम लोग का राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों को। अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी, मतलब कि और कोई भी रिवर वर्ल्ड में इतनी लॉन्ग नहीं है, इतनी लंबी नहीं है जितनी की मिसिसिपी। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या बताना है इसमें, हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, नो अदर रिवर एज लॉन्गर एज, सो हम लोग जब एज का यूज करते हैं ना तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में यूज करते हैं। ये कैसी है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम। सो क्या करेंगे? द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये हो सकता है। ठीक है, द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यूज करते हैं, ऑफ द नहीं यूज करते हैं। द मिसिसिपी इज एब्सोल्युटली द लॉन्गेस्ट रिवर, सो ऐसे भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग का जो सेकंड ऑप्शन है वो मोर करेक्ट होगा, कि मतलब कोई भी रिवर जो है वो इतनी लंबी नहीं है जितनी कि मिसिसिपी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों को। अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर, मतलब कोई भी प्लेस इंडिया में इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि कश्मीर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अदर बाजार्स आर नॉट सो क्राउडेड एज बापू बाजार, सिंपली हम कह सकते हैं बापू बाजार इज द मोस्ट क्राउडेड बाजार। ठीक है, चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, तो अब्दुल जो है वो किसी भी और आदमी से गांव में कैसा है? बड़ा है, मतलब अब्दुल इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर मोस्ट ओल्ड कुछ नहीं होता, ओल्ड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ओल्डेस्ट ही होती है, ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, और मैन में कंपैरिजन हो रहा है, सारे पीपल्स में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑल पीपल हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे हम लोग। माउंट एवरेस्ट इज द हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, तो हम लोग लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों को जनरली क्या यूज करना है, जैसा आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, चलिए अब हमें एक इडियम दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, अब इडियम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अ वाइल्ड गूस चेज कैसा होता है? मतलब एक ऐसी दौड़ जिसमें आपके हाथ में कुछ भी ना लगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अ फूलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, जिसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ठीक है, मतलब एक ऐसी हम लोग भेड़ की खाल में जो हम लोग बोल सकते हैं भेड़िया। ठीक है, तो भेड़ की खाल में भेड़िया मतलब कि ऑनेस्ट मैन तो होगा नहीं, सिंसियर मैन भी नहीं होगा, एक ऑनेस्ट और सिंसियर मैन भी नहीं हो सकता, ये क्या होगा? एक हाइपोक्राइट होगा। ठीक है, मतलब एक चालाक आदमी होगा। ठीक है, अ डेड लेटर। ठीक है, सो अ डेड लेटर कैसा होगा? मतलब कि नो लॉन्गर इन फोर्स। ठीक है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं, अब वो यूज में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इन अ जिफी, इन अ जिफी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन अ जिफी क्या होगा आपका? वेरी सून होगा, लेटर होगा, अ लिटिल लेटर होगा, या फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम होगा। तो ये भी आपका एक इडियम है। ठीक है, सो इन अ जिफी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग जनरली अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन अ जिफी का मतलब क्या हो सकता है। ये आपका आई थिंक वेरी सून होगा, या लेटर होगा, अ लिटिल लेटर होगा, या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगा। तो इन अ जिफी क्या होता है आपका? जनरली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होता है।
एज आई रिमेम्बर, इसका मतलब एज आई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होता है, बट इसको आप लोग थोड़ा सा एक रिव्यू लेकर चलना और इसको थोड़ा सा एक बार सर्च जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब आग, धुआं वही होता है जहां आग होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ बैकग्राउंड, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, देयर इज नो कॉज विदाउट एन इफेक्ट एंड देयर मस्ट बी अ कॉज फॉर हैपनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं जहां आग होती है वही धुआं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर इज नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, किसी कारण के कोई प्रभाव नहीं होता है, ये होगा। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट बैकग्राउंड, ये गलत है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ कॉज फॉर हैपनिंग, ये नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो मोर करेक्ट होगा, ठीक है। किसी भी होने का कोई ना कोई कारण, किसी भी चीज के होने का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर हो गया। अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 65। आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कॉर्पोरेशन चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो अब हमें नेगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो आई ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले तो सब में नॉट नेवर इस टाइप का यूज किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आई विल नॉट ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कॉपरेशन, ये गलत हो जाएगा बिकॉज मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, आई विल नेवर रिमेंबर योर काइंड ऑपरेशन कॉपरेशन, ये भी गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो गया। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंड कॉपरेशन, सो ये यहाँ पर ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या है, आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंड कॉपरेशन, मतलब मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपने मेरा कितना सहयोग किया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में भी ये क्या बोल रहा है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा आपने जो मेरा सहयोग किया, तो मैं कभी नहीं भूलूंगा या मैं हमेशा याद रखूंगा, दोनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को देखने की जरूरत नहीं है वहां पर, बिकॉज वो रॉन्ग है। ऑप्शन पर क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, क्या दिया हुआ है। ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट, तो जो है उसने ट्रेन को मिस कर दिया क्योंकि वो लेट हो गया था, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। सिंस ही वॉज लेट, जैसे कि वो लेट था, उसने क्या किया, ट्रेन को मिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े ग्रामेटिकल रूल्स लग रहे हैं, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग सिंपली इस तरीके से यूज कर सकते हो। इरिगेट द फील्ड्स एंड क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको यूज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसमें एंड जो है वो एक कंजंक्शन काम कर रहा है, जो कि टू सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, और एक कंपाउंड सेंटेंस ये बना रहा है। बट इसी कंपाउंड सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना है, चेंज करना है। पर ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने 4 ऑप्शंस में देखेंगे कि हमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप विल ग्रो फास्ट, ठीक है। इफ यू डोंट इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप विल ग्रो फास्ट, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसको छोड़ो। इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो फास्ट, ये भी कोई मतलब नहीं है, मीनिंग ही चेंज कर रहे हैं। डोंट इरिगेट द फील्ड्स अदरवाइज क्रॉप विल ग्रो, ये भी गलत है। हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। इफ यू इरिगेट द फील्ड्स, अगर आप लोग फील्ड्स को क्या करोगे, इरिगेट करोगे, तो क्रॉप्स जो हैं वो जल्दी बड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट है, ये कैसा है आपका, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स, ठीक है। ये कैसा है आपका, डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इस क्लॉज के बिना ये जो क्लॉज है ये इनकम्प्लीट है। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 68। टू ड्रिंक वाइन स्पॉइल्स द एपेटाइट, ठीक है। इफ वी चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स infinitive into a gerund,
द आंसर विल बी, मतलब ये जो वर्ड दिया हुआ है टू ड्रिंक, ये कैसा वर्ड है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू के साथ में यूज हो रहा है, ठीक है। टू ड्रिंक इन वाइन, मतलब वाइन को पीना क्या करता है, भूख को मारता है, स्पॉइल्स द एपेटाइट, ठीक है, खाना खाने की इच्छा, जो भूख की इच्छा होती है उसको खत्म करता है, ठीक है। अब हमें इस अंडरलाइन वर्ड्स को जेरेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो टू ड्रिंक को जब हम जेरेंड में चेंज करेंगे तो हम उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज हो रहा है और उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। एपेटाइट इज स्पॉइल्ड बाय वाइन, रॉन्ग। ड्रिंकिंग वाइन स्पॉइल्स द एपेटाइट, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाइन्स, रॉन्ग। टू सेव एपेटाइट वन शुड नॉट ड्रिंक वाइन, रॉन्ग। ये जो आंसर है इसमें ड्रिंक जो है वो एज एन जेरेंड यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपना करेक्ट आंसर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलेनियर, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है, तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे हु डू नॉट वांट टू बी अ मिलेनियर। तो डू नॉट वांट तो प्लूरल के लिए यूज होगा, यहाँ पर हम लोग डज नॉट वांट का यूज करेंगे। हु डज नॉट वांट टू बी अ मिलेनियर, मतलब कौन मिलेनियर बनना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, इफ यू ईट एनी मोर क्रीम यू विल ब्रिंग इट अप, ओके। अगर आप लोग और ज्यादा क्रीम खाओगे, यू विल ब्रिंग इट अप, मतलब वो आपके सिर पर चढ़ जाएगी या वो आप पर चढ़ जाएगी, इस टाइप का कुछ इसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसका देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, टू बी सिक, टू रेज अ पॉइंट, टू रेयर, टू कन्वर्ट। तो अगर आप और क्रीम खाओगे तो आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। 70 का क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास कुछ फेजल वर्ब्स हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। तो कॉल इन मतलब कि डॉक्टर को बुलाना, ठीक है। तो सेंड फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली, ये यहाँ पर सेंड फॉर आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। सेंड फॉर से मोर करेक्ट ज्यादा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 है, सेंड अ डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। कॉल इन मतलब डॉक्टर को भेजना या डॉक्टर को बुलाना, ठीक है। टेक्स आफ्टर मतलब किसी के जैसा दिखना, ये क्या होता है आपका, रिसेम्बल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन डिसगस्ट ही थ्रू अप हिज अपॉइंटमेंट। तो थ्रू अप मतलब कैसा हो गया आपका, ये रिजाइन हो गया, मतलब कि उसने क्या किया, इन डिसगस्ट मतलब उसने क्या किया, ही थ्रू अप हिज अपॉइंटमेंट, मतलब उसने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया या फिर रिजाइन कर दिया, ठीक है। इफ योर सर्वेंट इज लेजी व्हाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ। तो टर्न हिम ऑफ का मतलब क्या होता है, उसको डिसमिस कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस का जो फॉर्म है ना, ये अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको क्या कर सकते हो, 75 से 79 तक आप लोग इसको कर सकते हो, इनकी कोई नीड नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से देखेंगे, 79 तक स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 80 कहाँ है हमारा, उसको देखेंगे हम। 79 तक ये है, और इस पीडीएफ में हमारा क्वेश्चन नंबर 80 से 10 क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। हम लोग ट्राई करेंगे कहीं से इनको फाइंड आउट करने का, तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 90 से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, मतलब अगर हम हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो हम लोग बार बार हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और फिर बोले, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हर एक चीज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से नहीं पढ़ी जा सकती है, ठीक है। कुछ चीजों का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आप लोग को फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव मेजर फोकस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव मेजर फोकस, स्पीकिंग रिसीव्स द मेजर फोकस, लिसनिंग रिसीव्स द मेजर फोकस। तो हम लोग जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं ना, तो उसमें हमारी स्पीकिंग जो होती है ना,
वो सबसे पहले तो मेजर फोकस नहीं होती है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम किस में चला जाता है, ट्रांसलेशन करने में ही चला जाता है, स्पीकिंग पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लिसनिंग पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, उसको हमें कैसे करना है। यहाँ पर भी स्पीकिंग जो है वो गलत हो जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव दी मेजर फोकस। सो रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, बिकॉज ज़्यादातर क्या किया जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, सेंटेंस से हिंदी में दे दिए जाते हैं, उनको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और उन्हीं से वो जो सेंटेंस होते हैं उनको बार बार पढ़ना और लिखना, इन्हीं पर मेजर फोकस हो जाता है, स्पीकिंग पर मेजर फोकस नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, सॉरी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ग्रामर कैसे पढ़ाई जा रही है आपको, डिडक्टिवली पढ़ाई जा रही है, इंडक्टिवली पढ़ाई जा रही है, डिटोड बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिवली, या फिर किसी भी तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। तो इसमें जो है आपको रूल से सिखाए जाते हैं और वहां से फिर आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये कौन सा डिडक्टिव मेथड जो है वो जनरली यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। द मेजर वीकनेस ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, इसकी मेजर वीकनेस क्या है? इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द फोर लैंग्वेज skills. It provides ample scope to learn oral skills. The written aspect of the language is most completely neglected. The teacher need not necessarily be the master of the target language. तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, ये क्या करता है, इसमें हमारा एम्पल स्कोप तो ये देता नहीं है। ठीक है, ये गलत कर दीजिए। टीचर नीड नॉट नेसेसरी बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, तो ये जो है ये भी रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज ये मेजर वीकनेस नहीं है। ठीक है, मेजर वीकनेस के लिए अगर आपको ये मेजर वीकनेस होती है तो आप टीचर चेंज कर सकते हो, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, it does not provide equal consideration to all the four language skill। अब all the four language skill भाई कौन सी, हम लोग चार लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरली टू लैंग्वेजेस के बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। द रिटन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड, ये एक मेजर वीकनेस हो सकती है, बिकॉज कई बार क्या होता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचर्स जो है आप लोगों को जनरली ट्रांसलेट कर करके, इंग्लिश में लेसन होता है, जनरली ट्रांसलेट कर करके उसका हिंदी में मीनिंग बताते जाते हैं, और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है, बट जनरली क्या होता है इसमें राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग मेजर फोकस रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मैथड, डायरेक्ट मैथड का कौन सा कॉमन फीचर नहीं है? ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जो है एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ये तो सही है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ये भी सही है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, ये भी सही है। इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, ये जो है आपका ये उतना ज़्यादा कॉमन फीचर नहीं है। ये सो है, ये जो है इसको हम लोग यहाँ पर राइट ऑप्शन में लगा सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश अगर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाई जा रही है तो उसमें हिंदी का कोई यूज नहीं होगा, उसमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब कुछ किस में होगा, इंग्लिश में ही होगा। तो इम्फेसिस ऑन दी ओरल लैंग्वेज होता है, बोलने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, स्पीच प्रैक्टिस की जाती है, और एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज मतलब जो भी न्यू लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस इसका कोई कॉमन फीचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे लिटिल अटेंशन टू। तो अब ये लिटिल अटेंशन किसको देता है? ठीक है, ग्रामर को देगा, ट्रांसलेशन को देगा, मदर टंग को भी देगा, पर प्रोनाउंसिएशन को उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रिमेंडियस स्ट्रेस ऑन। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव किसके ऊपर डालता है? स्टूडेंट्स की मेमोरी पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन पर, सबसे ज़्यादा ये क्रिएटिव इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा हमारा गंदा इफेक्ट डालता है, वर्स्ट इफेक्ट ये डालता है। नेक्स्ट है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, मदर टंग का बार बार बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हिंदी से ग्रामर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो अगेन एंड अगेन उसमें हिंदी का यूज होगा। डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन द मीनिंगफुल सिचुएशंस। Indian learners of English generally suffer from the following weakness.
तो इंडियन लर्नर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में वो जनरली कौन सी वीकनेस को सफ़र करते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन, थिंक दे नो एवरीथिंग, राइट ईमेल्स, डू नेट चैटिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को जो जनरली इंडियन लर्नर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आप लोगों ने कई बार प्रोनाउंसिएशन देखा होगा। हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम वर्ड्स का अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है, ब्रिटिशर्स का अलग होता है। तो हम लोग जनरली जो फॉलोइंग जो वीकनेस हम लोग फील करते हैं वो क्या होती है हमारे सामने, वो होती है फर्स्ट ऑप्शन, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया हुआ है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स, मतलब जो हमारी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ओनली ग्रामेटिकल नॉलेज होता है क्या, या ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस पर आप लोगों को जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट बिकॉज द रीडर इज नॉट फैमिलियर। तो टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज रीडर जो है वो फैमिलियर नहीं होता है किसके साथ में, ठीक है, with the use of idiomatic phrases in the passage, with the author, with the age in which piece is written, with the passage. So हमारे यहाँ पर टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें इसलिए आती है बिकॉज हम पैसेज के साथ ही हम लोग क्या होते हैं, फैमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। तो यहाँ पर ये जो 100 क्वेश्चन है ये हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 101 से हमारा स्टार्ट करना है। तो आज हम लोगों ने अनदर अपने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से अपना स्टार्ट करेंगे और अपना आगे का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर सॉल्व करने में टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज पेपर जो है वो आपका बहुत बड़ा है। हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं बट अभी भी हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग है, इनको हम लोग नेक्स्ट अपने पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, पेपर सॉल्व करने में आप लोगों को मजा आया नहीं या नहीं आया, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर ड्रॉप करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे। और भी आप लोगों को कौन कौन से पेपर्स जो हैं वो चाहिए हैं, किन के कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चाहिए जिसके आप लोगों को पेपर सॉल्व करने हैं, वो आप लोगों को अगर चाहिए हो या फिर अगर आप लोगों को पेपर के पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड हम लोग मिलेंगे कल अपने न्यू लेक्चर में पार्ट 3 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।